बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के शो में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के हवाले से। बहुत सारे लोग नवंबर दिसंबर में, क्योंकि शादियों का सीज़न होता है जनवरी में, फिर उससे पहले आपको स्किन केयर पता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए। और बहुत सारी लड़कियाँ जो आजकल एक वो डाइट वाला ट्रेंड चल रहा है जी, आपने अपने आप को बड़ा फिट रखना है और फिट रखने के चक्कर में आप अपनी स्किन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और वो एक ट्रेंड जो कि मेरे ख्याल से हम शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं कि शादी से पहले बस आपने किसी भी तरह से रंग गोरा कर लेना है, खूबसूरत दिखना है। उसके लिए लोग 3-4 महीने पहले फेशियल वगैरह कराना शुरू हो जाते हैं। तो आज शादी से पहले वाली केयर जो है वो भी हम आपको बताएंगे, और बाकी स्किन इश्यूज़ आपने हमें अपने डिफरेंट भेजे हुए हैं, वो मेरे पास जी नोट डाउन है, तो हम ज़रूर उनका भी जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि जी आपने अपनी स्किन का ख्याल किस तरह से रखना है। डॉक्टर अजीम जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर आमना राज हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शादी से पहले की तैयारी आज हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि अब तो ना सिर्फ लड़कियाँ, लड़के भी बड़े कॉन्शियस होते हैं और उन्हें भी शादी से पहले अपनी स्किन खूबसूरत चमकदार चाहिए होती है। जो एकदम से 2-3 महीने पहले ख्याल आता है कि बस रंग गोरा भी करना है, खूबसूरत भी करना है, मुमकिन होता है 2-3 महीने में? लड़कियों के माँ बाप को भी, हाँ सही कह रहे हैं, वो भी अब तो आते हैं हमारे पास। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही। तो उसमें ऐसा है कि बिल्कुल रंग गोरा करना भी जो है वो मुमकिन है और सेफली भी मुमकिन है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है वो ये कि सेफली। रंग गोरा ज़रूर करें लेकिन सेफली करें। जो दाने हैं वो ठीक करें लेकिन सेफली करें। लोगों का ख्याल है कि जो दाने हैं, फॉर एग्जांपल, ये हमारे अक्सर चूँकि उन बच्चियों की वो उस उम्र में होती हैं जब दाने निकल रहे होते हैं, लोग अपने रंग गोरा करने के चक्कर में अपने एक्चुअल बीमारी को भूल जाते हैं। ऐसी तो रंग गोरा करना है, साथ अपने दाने ठीक करने हैं। जो माँ बाप हैं उन्होंने अपनी झुर्रियाँ ठीक करनी है, वो भी ओवरनाइट नहीं होंगी। वो 3-4 महीने का जो वक्फ़ा है वो बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्फ़े में हम 3 चीज़ें करते हैं। नंबर 1, वैसे ही आपको ना एक रूटीन बना लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो एट होम करने वाली हैं, ठीक है, जिसको होम थेरेपी बोल रहे हैं, होम रेजिमेंस बोल रहे हैं। जो आपको कहते हैं ना कि मेरी कोई एक स्किन केयर रेजिमेंट होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो आप घर पे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। फिर कुछ चीज़ें जो क्लिनिक में करने वाली हैं, जिसको माइक्रोडर्माब्रेशन हो गई, हाइड्रा फेशियल हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्रेड लिफ्ट है, और कुछ चीज़ें जो कि सर्जिकल हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। सही। सो डॉक्टर साहब ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया कि जो लोग 2-3 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं उनको करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, डिफरेंट स्किन टाइप होती हैं, पिगमेंटेशन होती है स्किन पे, दाने होते हैं, फिर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 2-3 इशू अगर साथ ही चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पर तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगी कि पहले आपकी स्किन के साथ करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया जाता है? अगर स्किन पे बाल भी हैं, दाने भी हैं, पिगमेंटेशन भी है, तो स्टार्ट कहाँ से किया जाता है? देखें, अगर किसी के जैसे फेशियल हेयर है ना, तो फेशियल हेयर के लिए आइडियल ट्रीटमेंट टाइम एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स पहले से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के थिक फेशियल हेयर हैं, यानी मोटे काले बाल हैं, तो उनको कम से कम एवरेज 6 से 8 लेज़र सेशंस लगेंगे, तो वो 70 to 80% बाल थिन आउट हो जाते हैं और जैसे रुआं हमारा रह जाता है तो वो हो जाता है। ट्रीटमेंट अगर 3 महीने पहले भी शुरू करना हो तो लेज़र हेयर रिमूवल शादी से 3 महीने पहले शुरू किया जा सकता है। एवरी 4 वीक्स ही एक ट्रीटमेंट करना है। और फिर मैं शादी से पहले अपने नॉर्मली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप शादी से 1 हफ्ता पहले अपना आखिरी सेशन करवा लें, और फिर जो थोड़े से स्टबल सी निकलती है उसको आप एक दफ़ा वैक्स या ब्लीच कर लें, ताकि आपके शादी का टाइम और फिर अगले 2-3 हफ्ते अच्छे गुजर जाएं, तो नेक्स्ट जो 4 वीक्स की साइकिल होगी उस पर आके फिर ट्रीटमेंट करवा लें। जहाँ तक एक्नी का या जैसे दाने हो गए, दानों के ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम टाइम ड्यूरेशन हमें कम से कम 2-3 महीने चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ अपना असर करने में और काम स्टार्ट करने में 2-3 हफ्ते लेती हैं और फुल इफेक्ट आने में उनके 4-6 हफ्ते लगते हैं। तो स्टेप 1 को 4 to 6 वीक्स लगे, स्टेप 2 को 4 to 6 वीक्स लगे, तो नॉर्मली 2-3 महीने में एक्नी तकरीबन 80 to 90%, 100% तक भी लोगों की हम कंट्रोल कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम उनकी जो दानों के निशान होते हैं और जो पिगमेंटेशन होती है उनकी ट्रीटमेंट भी कंबाइन कर देते हैं। तो नॉर्मली ये नहीं है कि पहले आपने एक चीज़ का ट्रीटमेंट करना है फिर आपने रुक के दूसरी चीज़ का ट्रीटमेंट करना है। तो जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, अगर वो स्किल्ड है, प्रोफेशनल है,
और उसको तजुर्बा है, तो वो तीनों चीज़ों को इकट्ठे आराम से और सेफली ट्रीट डॉक्टर कर साहब, इफ सकते आई हैं। एम नॉट रॉन्ग तो साथ ही साथ रंग गोरा करने वाला प्रोसीजर भी लोग जी, जी, चाह रहे बिल्कुल, होते हैं, है बिल्कुल, ना, कि बिल्कुल। वो अब पीछे ना रहे हम। कंबाइन असल में देखें, जो प्रोडक्ट्स हम जो ट्रीटमेंट्स इन हाउस करते हैं, मतलब हॉस्पिटल में या सेंटर्स में करते हैं, उसके साथ साथ हम एक्नी के ट्रीटमेंट की होम बेस्ड थेरेपी, जो दवाइयाँ प्रॉपर होती हैं, और फिर साथ ही साथ रंग फेयर करने के लिए या कम्प्लेक्शन को इन्हांस करने के लिए या ग्लास स्किन की जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसके कुछ कॉम्बिनेशंस हम पेशेंट्स को घर पे यूज़ करने के लिए दे देते हैं। और वो साथ साथ जब वो ट्रीटमेंट्स करते हैं और घर पे भी थेरेपी कर रहे होते हैं अपनी होम केयर, तो वो एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट उसका होता है, तो वो जल्दी इंप्रूवमेंट आना शुरू करती है। ग्रेट। तो उन तमाम लोगों के लिए जिनकी शादी है जी, डॉक्टर साहब ने भी प्लान बता दिया। कम से कम 3-4 महीने पहले आप अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करें, उनके पास जाएं, अपनी स्किन दिखाएं, जो भी आपका इशू है, ताकि ट्रीटमेंट 3-4 महीने पहले होगा तो इंशाल्लाह शादी तक आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। मदर्स के लिए आप बता रहे थे कि अगर वो कराना चाहती हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो डॉक्टर साहब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, अपना ख्याल रखना चाहिए, हर उम्र में अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है और कितनी देर पहले स्टार्ट कराना चाहिए? हमारे यहाँ ना माओं का और जो ये बड़ा मसला, वो समझते हैं कि अगर हमने अपने पे कुछ पैसे लगा लिए, अपना ख्याल कर लिया, इसका मतलब हम बच्चों से कुछ ले रहे हैं। हाँ। ये बापों का इससे भी ज़्यादा होता है। तो एक तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी एक वक्त ज़िंदगी में ये सोच लें कि बच्चों का हिस्सा बच्चों के लिए, टाइम का, Exactly. पैसों का, आपकी एफर्ट का उनके लिए, लेकिन कुछ आपको अपना ख्याल ज़रूर रखना है। आमतौर पे ख़वातीन ना 40-50 साल से पहले उनको हिट ही नहीं होता कि उनको अपना भी ख्याल रखना था, हालांकि वो सारा उन्होंने अपना डेडिकेट किया, तो विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल कि वो अपना सारा वक्त अपने ससुराल को, अपने मियाँ को, बच्चों को देती हैं। लेकिन किसी वक्त जाके आपको सोचना है कि आपने अपनी जिल्द का ख्याल रखना है। उसमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 1 तो ये कि वही वाली होम बेस्ड थेरेपी। होम बेस्ड थेरेपी में हम मुख्तलिफ सीरम्स देते हैं, कुछ देते हैं जो कि आपकी जिल्द को टूट फूट से रिन्यू करते रहते हैं, फ्रेश लगती है, जो आपके फ्रेश रखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास और आपके कुछ भी जानने वालों में होंगे कि 2 बहनें हैं और दोनों जुड़वा हैं, एक ही तरह का है। एक को मैं फ़र्ज़ करें, जब मैं पाकिस्तान आया था 2005 में, भी मैं देखता हूँ उन लोगों को 2005 से लेके अब तक को 21 साल में उनकी एक बहन जो अपनी जिल्द का ख्याल रखती है, और उसके हालांकि ज़्यादा बुरा हाल था जिल्द का, वो ज़्यादा फ्रेश दिखाई देती है, और वो उससे कोई कम से कम 10 साल छोटी लगती है। और जो ख्याल नहीं रखती, जिसकी जिल्द एक्चुअली ज़्यादा बेहतर थी, वो उससे बुरी लगती है। और उसकी वजह यह है कि एक ने एफ़र्ट किए, दूसरे ने एफ़र्ट नहीं की। और एफ़र्ट क्या है? एफ़र्ट ये है कि जिस तरह आपने बताया, अगर कोई माएँ हैं या थोड़ी से एजड हैं, कोई बड़ी बहन है, वो उनको मैं कहता हूँ कि आपने अपनी जहाँ पे रिंकल्स है ना, रिंकल्स को और स्किन की लैक्सिटी को ठीक करना है। पिगमेंटेशन सभी का मसला है पाकिस्तान में, चूँकि हमारे यहाँ ये जो रोशनी है ये भी ख़राब करती है पिगमेंट, और सिर्फ ये जो धूप की रोशनी नहीं सिर्फ ख़राब करती जी। तो घर पे लगाने वाली जो चीज़ें हम आपको देते हैं वो आपने लगानी है। दूसरा ये है कि आपने कम से कम 3-4 महीने पहले माइक्रोडर्माब्रेशन या हाइड्रा फेशियल, दोनों में से आप एक सेलेक्ट करेंगे जो आपका डॉक्टर बताए। काफ़ी दफ़ा हम ये दोनों ही नहीं सेलेक्ट करते और हम कहते हैं कि आपको CO2 लेज़र या माइक्रो नीडलिंग लेज़र रिसर्फेसिंग, जिसको हम बोलते हैं, ये स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर यहाँ पे नाम तो बताता हूँ लोगों को, चूँकि नाम सुनना चाहते हैं लोग कि क्या करवाएं, लेकिन इस चीज़ का सिलेक्शन की 10 लेज़र हैं, 10 ट्रीटमेंट हैं, इनमें से कौन सा किया जाए वो एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकता है। अब हुआ ये है कि हर कोने खुदरे में खुल गए हैं क्लिनिक्स। अब उसमें आप ये देखें कि जो जिल्द का स्पेशलिस्ट है, मेरी नाकिस राय में जो जिल्द का स्पेशलिस्ट है वही आपकी जिल्द को जानता है। जो एस्थेटिक फिजिशियन है वो आपकी जिल्द के मसाइल को उतनी अच्छी तरह नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे तो अब लोगों ने क्या किया, MBBS किया और एकदम से आपको एस्थेटिक फिजिशियन बन गए। उसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि चूँकि उनको बेसिक, और जो एस्थेटिक फिजिशियन है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप ज़रूर बने, लेकिन जिस चीज़ के बनते हैं आप उसकी आप बेसिक्स तो जान लें। तो जिल्द का बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अगर फ़र्ज़ उनकी जिल्द ढलक रही है तो आप थ्रेड लिफ्ट, एक छोटा सा धागा होता है जिल्द के नीचे हम डाल देते हैं, उसको हम हल्का सा टाइट करते हैं तो जिल्द जो 1.5-2 साल उससे गुजर जाते हैं। अच्छा। कुछ हाईफू है जिसको हम कहते हैं हाईली इंटेंस फोकस अल्ट्रासाउंड, वो आपको 3 महीने में एक दफ़ा अगर आप करवा लें, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा जल्दी शुरू करना चाहिए। जो बोटॉक्स और फिलर्स के बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने सोशल मीडिया पे, नेगेटिव पब्लिसिटी है, लेकिन ये देख लें कि बोटॉक्स कोई तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं
फिलर्स को ऐसे 50 ही, साल बिल्कुल से ऐसे चल ही। रहा है, तो इनके जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जितने बुरे असरात हैं, हमें सब पता हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बजाय इसके कि आप 1 लाख रुपए की क्रीमें अपने लेके, अब अक्सर हमारे पास लोग जो आते हैं वो 2-2 300-300 डॉलर की अमेरिका से क्रीमें ले आते हैं, बजाय इसके उस क्रीम लगाने के जो मेडिकली ये दवाइयाँ हैं, बाय द वे, बोटॉक्स दवाई है, बिल्कुल फिलर जो हैं वो दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ हैं, इसको हमने दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसको हमने किसी एस्थेटिक ऐसे क्लिनिक से जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है वो नहीं लगवाना, जिसकी वजह से जो ज़्यादा मसले होते हैं ना, वो एक्चुअली प्रोडक्ट का मसला नहीं है, वो लगाने वाले का मसला होता है। तो अच्छा डॉक्टर अगर आपका हो, उसकी नीयत भी अच्छी हो कि मैंने ये काम करना है, ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं करना। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा आखिरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, सही। हम लोगों ने एक उनके लिए हमारा एक दिस इज़ अ वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम यहीं के पढ़े लिखे हैं, यहीं पे हम जवान हुए हैं और यहीं से पढ़ लिख के अमेरिका गए थे, वापस आए हैं, तो उसके लिए एक गिविंग बैक टू द सोसाइटी ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, नंबर मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि 0311107711 वहाँ पे कॉल करें। अगर हम कुछ भी नहीं ना कर सकेंगे तो आपको मशवरा तो दे सकते हैं, वो ज़रूर देंगे। बिल्कुल। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ख़ास तौर पे, उनके लिए भी हमने अपने टाइम रखा होता है, ठीक है। वो आएँ, उनसे कोई फ़ीस नहीं हम लेते। कोई ऐसा है, एक बच्ची है जिसके सारे चेहरे पे दाने निकले हैं और उससे उसके चेहरा बेचारी का, और वो चंद 100 रुपए में हम ठीक जब कर सकते हैं अल्लाह के फजल से, तो हम उनके लिए इतना ज़रूर टाइम निकाल सकते हैं कि उनको हम दवाई लिख दें, उनको व्हाट्सएप पे देखना। अच्छा, जो लोग नहीं आ सकते, अक्सर लोग होता है कि नहीं आना चाहते, शादी के करीब दूर-दराज से इतने लोग होते हैं। दूर दराज से होते हैं या नहीं आना चाहते। इवन लाहौर में लोग कहते हैं कि जी मैं 2-3 घंटे, मैंने अब शादी करीब है, मैं, तो आप घर से बैठ के हम व्हाट्सएप पे इलाज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो थोड़ा सा सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। जितने लोग तवज्जो अपने ज़ेवरों पे और अपने कपड़ों पे देते हैं ना, अगर उसका 10 गुना सही कम आपने कहा है। अपनी जिल्द पे पैसे भी और तवज्जो दे दें, तो जिल्द बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देती यकीन है। माने, आपने जितना खूबसूरत जोड़ा पहना हो, जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी ना, मेकअप भी नहीं अच्छा होता और आप उतने खूबसूरत लगते भी नहीं हैं। खैर, डॉक्टर साहब को तो मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगी, जो डॉक्टर साहब हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं कि जी ये नंबर है, आप फ्री हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। यस, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमने उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल सेगमेंट रखा है जी, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्लिनिक भी आए। तो नो डाउट इस पे तो डॉक्टर साहब आपकी जितनी हमारा तारीफ़ फर्ज की है। जाए, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। क्योंकि देखें, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके रिश्ते इस वजह से नहीं हो रहे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो सोसाइटी का ये इशू बन चुका है कि बच्ची के मुंह पे दाने हैं, बच्ची का रंग काला है, बच्ची के डार्क सर्कल बहुत है, एक रिश्ता आया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि आप ऐसे ही नीम हकीम सस्ते डॉक्टर्स के पास चले गए, वो स्किन आपकी और ख़राब हो जाती है, बल्कि बर्बाद हो जाती है। तो आप अच्छे किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी उनके दरवाजे खुले हैं, ज़रूर जाएं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक ट्रेंड जो कि मैं शायद अपने बचपन से देख रही हूँ और अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी स्किन ख़राब क्या, बल्कि जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो जाना, ये फार्मूला क्रीम, मिक्स क्रीमें डॉक्टर साहिबा इतने लोग लगाते हैं, इतने लोग, मैंने इवन पढ़े लिखे लोगों को देखा है। ये करती क्या है हमारी स्किन के साथ? और अगर आप शादी के चक्कर में कह रहे हैं चलें जी 2-3 महीने पहले लगा लो, कोई बात नहीं, रंग गोरा हो जाएगा, पाँव हाथ का रंग गोरा हो जाए तो बस बाद में देखी जाएगी, बाद में छोड़ देंगे। अच्छा देखिए, उसमें बेसिकली जो है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स, ठीक, जो उसके अंदर मिलाए जाते हैं। और नॉर्मली कुछ लोग उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन और क्लोबेटासोल मिक्स करते हैं, और उसके अलावा 1-2 और मर्करी बेस्ड क्रीम्स होती हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। उनके मेन साइड इफ़ेक्ट्स में दाने निकलना, आपकी स्किन पे रोजेशिया हो जाना, स्किन पे बाल निकल आने और छाइयाँ बन जाना। डॉक्टर साहब एक बात तो कंफर्म है, वक्ती तौर पे रंग बहुत हाँ बुरा जी, हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो आप स्टेरॉइड लगाते हैं और जो मर्करी बेस्ड क्रीम्स हैं, वो आपके मेलानोसाइट्स को रंग बनाने से रोकती हैं और वो आपकी उस कलर को समझ लें कम कर देती हैं, बहुत कम कर देती हैं। यू टर्न वेरी वाइट। बट लॉन्ग टर्म व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि जो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, स्टेरॉइड, जब आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड मुंह पे कॉन्स्टेंटली लेप कर करके पूरी रात के लिए लगा रहे हैं, तो आपकी स्किन वाइट तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ देखते हैं कि उसमें बारीक बारीक रगें आना शुरू हो जाती हैं, फेस पे माल मोटे होने शुरू हो जाते हैं, पोर्स क्लॉग होने शुरू हो जाते हैं, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी या फॉलिकुलाइटिस पेशेंट्स को होना शुरू हो जाता है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड रोजेशिया पेशेंट्स को हो जाता है। तो वो वक्ती तौर पे आपकी स्किन
वक्ती तौर पे नहीं होता, वो आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। वो समझ लें स्किन को एक एडिक्शन सी हो जाती है जी। कि स्किन को आदत हो गई, जब तक आप वो स्टेरॉइड फिर मुंह पे नहीं लगाएंगे आपको खारिश होगी, आपको जो है ना वो उलझन होगी, आपको लगेगा कि मुझे जलन हो रही है, और वो स्किन उस ट्रीटमेंट को, उस दवाई को मांगती है। और अब जब आप छोड़ते हैं तो उसी तरह रंग वापस आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको टेंशन होती है कि अच्छा जी मैं ये दवाई लगाऊं, तो उसको छोड़ना फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसके लिए भी लोग हमारे पास आते हैं, हम फिर उनके स्टेरॉइड इंड्यूस जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयों से भी करते हैं, लेज़र से भी करते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप उस राउट में ना जाएं। देखिए, अगर आप अपने फेस का, हाथ पैर का रंग अननेचुरली गोरा कर भी लेंगे तो बाकी बॉडी के साथ तो मैच नहीं करता। ठीक है, और जो अब हमारे पास इतने सेफ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे हमारे PDRNs हैं, एक्सोसोम्स हैं जो स्किन पे बैरियर को रिपेयर करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, पिगमेंट डेवलपमेंट को रोकते हैं। तो जो डिफरेंट गुड क्वालिटी सीरम्स आते हैं वो भी आपके कलर को इन्हांस करते हैं, उतनी तेज़ी से नहीं करेंगे। देखें, अक्सर लोग हमारे पास, मतलब आप सुनेंगे, फेसबुक पे भी देखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे कि जी हम 1 महीने से एक चीज़ लगा रहे हैं, हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि हम मिक्स क्रीम लगाते हैं तो हमें पड़ जाता है, या फलानी ब्रांड की पुरानी जो बहुत मशहूर वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो लगाते हैं तो पड़ जाता है। उसका मेन रीज़न ही यही है कि उनमें स्टेरॉइड क्रीम्स हैं जो कि बहुत जल्दी रंग को गोरा करने में हेल्प करती हैं, और मर्क्यूरी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको अल्टीमेटली बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे तो आपकी किडनीज भी ख़राब हो सकती हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमने उन चीज़ों से बचना है, सेफ रास्ते पे रहें। आप 100% गोरा नहीं भी हो पाते तो इफ़ यू हैव अ गुड ग्लोइंग कम्प्लेक्शन विद एन इवन टोन तो वो रेडियंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें एक और चीज़ अगर मैं कहूँ तो हमारा जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी स्किन अल्टीमेटली कैसे ग्लो करेगी, हमारी स्किन कैसे लगेगी, हमारी फेस पे रेडियंस होगी या नहीं होगी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, आपके प्रोसेस फूड्स को छोड़ देना, चीनी को कट डाउन कर देना, ये सब चीज़ें हमारे फेस पे ग्लो लाने में हेल्प करती हैं। बिल्कुल, तो ये एक ज़बरदस्त सी टिप है, अगर आप इसको फॉलो कर लें, और फार्मूला क्रीम्स आपकी स्किन का बहुत बुरा हाल कर देती हैं। डॉक्टर साहब, ये स्किन कैंसर का बाइस भी बनती है? हाँ, ये स्किन कैंसर देखें, 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि जो मरकरी है वो स्किन कैंसर अल्टीमेटली कॉज कर सकती है, आर्सेनिक जो है वो कर सकती है। आजकल ये जो क्रीमें हैं ये डायरेक्टली स्किन कैंसर का बाइस नहीं बनती। हमारे यहाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि स्किन कैंसर बहुत कम है। काफ़ी दफ़ा लोग इसको डराने के लिए तो कह सकते हैं कि जी स्किन कैंसर एकदम से हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जिल्द का इतना बारीक कर देती हैं कि रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही। और फिर पानी भी लगता है, धूप में निकले तो स्किन आपकी उतना हिस्सा जल जाता है, चूल्हे के आगे जाएं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा जिल्द हो जाती है। आप कोई मेकअप भी लगाते हैं, ये नहीं लिटरली लोग मुझे कहते हैं कि जी मुझे पानी भी लगता है। अब वो इतना ज़्यादा जब बेड़ागर्क करने में हमारे यहाँ अब अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी गवर्नमेंट कुछ करे। गवर्नमेंट ने कब कहा था कि जाके आप ये क्रीमें लगाएं? एग्जैक्टली किसी ने, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ने कहा कि जी आप तीनों जरूर। लेकिन डॉक्टर साहब, इस चीज़ की तो हौसला शिक नहीं करनी है ना कि एक चीज़ हमें पता है इतनी नुकसानदेह है, तो जिसका दिल करता है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाता है, आराम से चीज़ खरीद। हमारे यहाँ ये कोई SOP नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने ऊपर लिख के लगा दिया कि डू नॉट गिव दिस थिंग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली, ठीक है। अब बेचारे लोगों के पास का तो इतने पैसे नहीं होते कि डॉक्टर के पास जाएं। वैसे होते हैं, आपस की बात है, वो उनका पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसे होते हैं, मैकडॉनल्ड खाने के लिए भी, KFC खाने के लिए भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं होते। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लेंगे ना तो आपके हज़ारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए बच सकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर इत्मीनान कर लेंगे जिस आप डॉक्टर के पास गए हैं, क्या वो सिर्फ टिकटॉकर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, ये डॉक्टर है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड ये है ज़्यादा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हमने गाड़ी ठीक करानी होती है तो हम अच्छा मैकेनिक ढूंढते हैं और फिर 4 बंदों से पता करके जाते हैं। ऐसे गाड़ी खरीदनी हो तो 10 बंदों से पता करते हैं कौन सी गाड़ी अच्छी। जब डॉक्टर के पास जाना तो हम ये तक नहीं पता करते कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसने पढ़ा क्या है, उसका उस्ताद कौन था, उसने सीखा किससे है, ये हम बिल्कुल पता नहीं करते। हम देखते हैं कि टिकटॉकर कौन था। और अक्सर इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि अब हर बंदे ने, चाहे वो टिकटॉकर है, वो उल्टा सीधा होकर दिखा रहा होता है, उसका नुकसान ये होता है कि वो कहते हैं मैं यूट्यूबर हूँ, मैं टिकटॉकर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने ये चीज़ ईजाद कर ली है। अब ना उनसे पूछे कि क्या आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं है। अब नुकसान ये हुआ है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने इतना ज़्यादा रोल प्ले करना शुरू कर दिया है
कि उसकी साइंस पीछे रह गई है बिल्कुल आप सही और कह रहे हैं। पब्लिसिटी आगे आ गई है। बिल्कुल आप सही उसका कह रहे हैं। नुकसान ये होता है कि वो, और काफ़ी दफ़ा वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर कि मुझे शर्म आती है कि यार मैं तो जितना मर्जी उनको कह दूँ वो मेरी तो बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना है। तो फॉर गॉड सेक स्किन स्पेशलिस्ट से स्किन स्पेशलिस्ट का काम कराएं। अगर आपने कोई गाड़ी ठीक है, अब आप किसी टेक्नीशियन को या गाड़ी ठीक करने वाले टेक्नीशियन को कहेंगे मेरी स्किन का बता दो, तो ये उस तरह ही है कि आपको इन्फ्लुएंसर एक बता रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं डॉक्टर जो कि जिनका स्किन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर कोई डेंटिस्ट है या फिजियोथेरेपिस्ट है, आप उन्हें कहेंगे ये डॉक्टर, ये वही वाली बात है कि आप न्यूरोसर्जन से कहेंगे आप स्किन का इलाज करो, स्किन के इलाज करने के तुम न्यूरोसर्जरी कर लो। बिल्कुल। तो इसमें आपने देखना है कि जो बंदा बात कह रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर आप सिर्फ अच्छा ऐड देख के कोई चीज़ लगाने लग जाएंगे, और मैं बेतहाशा आजकल तो देखता हूँ कि देखें जी मैंने लाखों रुपए खर्चे, फलानी जो साहिबा हैं वो इस तरह लगाती हैं। अब मैं कहता हूँ उस बेचारी का फिर वो मुझे दिखाते भी हैं आजकल, और टोटली ऑपोजिट वो बेचारी ने बताया होता है। वो इन्फ्लुएंसर का कसूर नहीं है, वो बेचारी का पढ़ी लिखी उस तरह नहीं थी कि जो उस तरह का बता सकती, गाइड कर सकती। तो ये आपका कसूर है कि अगर आप किसकी बात सुन किसकी बात रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मैंने ना एक आधे कैप्सूल देखे हैं, वो सैलून्स में भी यूज हो रहे होते हैं, पॉलिशर में डाल रहे हैं, स्किन पे आपकी डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कैप्सूल स्किन के साथ? देखिए वो नॉर्मली जो है ना विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं जो कि वो ब्रेक करते हैं और उसमें लगाते हैं, तो मिक्स करते हैं कि जी हम विटामिन ई फेशियल कर रहे हैं। और उसके अलावा भी आजकल कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं कैप्सूल में बंद, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि जी प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए या वो किसी सीरम में एयर एक्सपोज होगा तो ख़राब ना हो। तो उसको आप ब्रेक करके जो सैलॉन बेस्ड फेशियल्स होते हैं उसमें डालते हैं, और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, विटामिन, पुराने ज़माने में विटामिन ई ज़्यादातर यूज़ होता था, आजकल जो ज़रा देसी सैलॉन्स टाइप हैं वो अभी भी उसको यूज़ करते हैं। जो ज़रा हाई एंड सैलॉन्स हैं वो इस तरह के डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। अब वो आपकी स्किन को सूट कर भी सकता है और आपकी स्किन को सूट नहीं भी कर सकता, और वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है वो कैप्सूल जो है वो कौन सी ब्रांड का है, उसके अंदर क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्या वो आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा या नहीं। अक्सर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके ऑयल्स को स्ट्रिप अवे करते हैं, या जो आपकी आउटर स्किन होती है उसकी डेड लेयर्स को रिमूव करते हैं। अच्छा। तो अगर वो ज़्यादा रिमूव हो जाएं तब भी वो एलर्जी कर सकते हैं, बैरियर को डैमेज कर सकते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट हमने करना है वो हमने डेफिनेटली सोच समझ के करना है, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्टिव भी होते हैं। ये नहीं है कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो इफेक्टिव होती भी हैं और हो भी सकती हैं, लेकिन क्या वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। ये स्किन टाइप आपकी देख के डिसाइड होगा। डॉक्टर साहब, डार्क सर्कल बहुत लोगों का मसला है, उसके लिए मुझे बता दें कोई अच्छी सी कोई होम रेमेडी भी अगर आप, और उसमें स्लीप का रोल क्या है? क्योंकि ये डार्क सर्कल बाद में लोगों की, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक बीमारी सी बन जाती है, लोगों की ये चीज़ बिल्कुल जल भी जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक्स का बड़ा इसमें रोल होता है, तो इज इट ट्रू? हाँ, 3 चीज़ों का तो रोल बिल्कुल नहीं है। खीरे का कोई रोल नहीं है लगाने का, टमाटर रखने का आँखों पे कोई रोल नहीं है। पाकिस्तानी बड़ी इंटरेस्टिंग कौम है, हमें खाने का इतना शौक है। अब आप देखें सारे की सारी कोई किसी का बिजनेस चले रेस्टोरेंट जरूर चलते हैं, ऐसे ही है। तो सिर्फ मुझे लगता है सालन रह जाता है जो आप फेस पे नहीं लगाते। बाकी सारे लोग खीरा भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, सर पे प्याज का पानी लगाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी मैंने सर पे प्याज का पानी लगाया था और मुझे शदीद एलर्जी हो गई। अब अगर मैं काफ़ी दिल चाहता है कि मैं अब जाके, अभी मैं गोरों को कुछ अर्से पहले मेरे पढ़ाना होता है मुझे ऑनलाइन, तो मैं उनको बता रहा था ये एलर्जी, तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे वहाँ के स्टूडेंट्स जो मेरे अमेरिका में वो रेजिडेंट्स हैं। तो परसों तरसों मैं उनका लेक्चर एक ले रहा था, तो मैंने उनको एक तस्वीर दिखाई कि बताओ ये क्या है। अब वो बेचारे सर खुजाने लगे कि ये क्या हो सकता है। मैंने कहा इस पर ना अनियन वाटर उन्होंने लगाया था। वो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये दुनिया में कौन सी कौम है जो अनियन वाटर सर में लगाती है और फिर रात भर लगा रहने देती है। तो फॉर गॉड से एक साइंटिफिकली चलें। साइंटिफिकली ये है कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो 2 तरह के हैं, एक तो जेनेटिक है। ठीक है, जेनेटिक में हमें जेनेटिकली वो ज़रूर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको हल्का नहीं कर सकते। बहुत सारी आजकल इवन PRP उसको, जो इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, वो कर सकती है। लगाने वाले जो है ना एक्सोसोम्स जो हैं वो, या PDRN जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जिस तरह बता रही थी कि आपने अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना। अब इसके दरमियान में एक और चीज़ है कि या तो आप चाहते हैं डॉक्टर के पास जाएं, या आप चाहते हैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर के पास जाएं। इसके दरमियान में एक और रास्ता ये है कि आजकल
हमारे पास कुछ मशीनें ऐसी आ गई हैं ठीक है। जो आपको अंदाज़ा बता सकती हैं कि आपकी ऑयली जल्द कितनी है, आपके पिगमेंटेशन कहाँ कहाँ पे जो आपको नज़र नहीं आती, वो अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे हम देख लेते हैं। जी। तो जो अच्छे ब्रांड्स कोई भी हैं उन्होंने आजकल अपनी आउटलेट्स पे अपनी उस पर कुछ ऐसी मशीन रखी हैं जिसमें आप अपना फेस डाल के तो वो मुख्तलिफ वेवलेंथ से पता चल जाता है कि आपके ब्लैक हेड कहाँ बनने वाले हैं, अच्छा। कहाँ पे क्लॉग पोर्स हैं, कहाँ पे आपकी ऑयलीनेस है, कहाँ पे आपकी ड्राइनेस है। क्योंकि एक ही जब आपने खुद भी आपने देखा होगा कि जब टी जोन हम कहते हैं ना तो लोग कहते हैं मेरी मिक्स स्किन है, पिगमेंटेशन कहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन होने वाली है। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो बजाय इन्फ्लुएंसर के पास जाएं, आप ऐसी मशीन के पास चले जाएं तो वो मशीन में, और आजकल एआई के ज़रिए वो काफ़ी हद तक वो आपको कम से कम बेसिक चीज़ें बता सकती है। ठीक है। अगर आपकी आंखों के हल्के इन सीरम से ठीक नहीं होते तो बहुत सारी ऐसी, जिस तरह मैंने बताया कि कोई फिर अब आपको वो ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे जो आपके इन हाउस नहीं, इन हाउस यानी क्लिनिक पे होंगे। उसमें पीआरपी है, उसमें भी पीडीआरएन भी, और जो आपका एक्सोसोम्स है वो इंजेक्ट भी किए जा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी दफ़ा जो लोग जिसको हल्के समझ रहे होते हैं तो उसका तरीका मैं लोगों को आसान था बता देता हूँ कि आपने अगर ये देखना हो कि क्या आपकी पिगमेंटेशन है या वहाँ पे आपकी जिल्द के नीचे से जो फैट है जो अल्लाह ने फिलिंग बनाई है वो हट गई है। अच्छा। उसके लिए आप ऊपर लाइट रख लें, कोई टॉर्च ले लें, कोई लाइट लगे ऊपर से डालें। अगर तो आपके सिर्फ होंगे हल्के और वहाँ पे कोई गहराई नहीं होगी, ठीक है, यानी एक आपका एक छोटी सी कर्व जो कि गहरी होगी नहीं पड़ी होगी, तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर आपने सामने से लाइट डाली और आपके हल्के ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, सामने से लाइट डाली लेकिन ऊपर से हल्के बन रहे हैं, इसका मतलब आपको फिलिंग की ज़रूरत है। वो जो जिल्द अंदर को गई होती है एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं ना काफ़ी दफ़ा कि ये आई बैग है, काफ़ी लोगों को आई बैग और हल्कों में फ़र्क बताना पड़ता है। ठीक है। जो हल्के हैं वो दवाइयों से चले जाते हैं, लगाने वाली दवाइयों से चले जाएंगे, लेज़र से काफ़ी दफ़ा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये पीआरपी से हो सकते हैं फिर। लेकिन जहाँ पे गहराई है ना, हमें अगर उस गहराई को फिलर से भर दें, किसी भी अच्छे फिलर से भर दें तो वो हल्का ख़त्म हो जाता है एक्चुअली, और वो इमीडिएटली, यानी वो उसके लिए आपको 4 महीने पहले भी नहीं आने की जरूरत, लेकिन मैं 3-4 महीने पहले इसलिए कहता हूँ कि ताकि रिफाइनमेंट आ जाए। अगर कहीं फिलिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने पहले थोड़ा सा करेंगे, वो आपकी बॉडी के साथ हल्का सा वो स्वेल कर जाता है और फिर आपकी नॉर्मल जल्द वहाँ पे हो जाती है, और वो तकरीबन फिलर 1 साल चलता है। काफ़ी दफ़ा लोगों को वहाँ पे जो हल्के दिखाई दे रहे होते हैं वो हल्के नहीं होते, बल्कि जो बारीक लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें कोनियाँ हैं, इसकी मिसाल ये है कि कोनियाँ और आपके घुटने जो हैं वो आपको गहरे इसलिए दिखाई देते हैं कि आपकी स्किन जो है वो वहाँ पे क्रिंकल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो क्रिंकल्ड स्किन लुक गिव्स यू ए डार्कर लुक। तो यहाँ पे अगर आपकी फाइन लाइन ज़्यादा हैं तो बोटॉक्स से एक्चुअली वो आपके हल्के ख़त्म नहीं होते, वो आपके जो हल्के ख़त्म नहीं होते, वो आपकी जिल्द जो क्रिंकली और सीधी हो जाती है तो वो साफ लगती है। ठीक है। और कुछ अपने केस को अगर मैं डिस्कस करूं तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है मेकअप बहुत ज़्यादा करने से भी ना आंखों के नीचे का कलर डिफरेंट हो जाता है, और वो शायद थोड़ा सा मुझे नींद की प्रॉब्लम भी लगती है। अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसमें कुछ आप बता सकती हैं कि हम देखिए क्या केयर कर सकते हैं? स्किन केयर जो है आंखों की भी वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। जो टॉपिकल पेप्टाइड्स हैं, आपके टॉपिकल पीडीआरएन है, टॉपिकल एक्सोसोम्स हैं, वो आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करने में, उसको रीसेट करने में, और जो हम रिपीटेडली मेकअप यूज़ करते हैं और वो केमिकल्स हमारी स्किन पे इंटरैक्ट करते हैं और हम फिर मेकअप रिमूवर्स यूज़ करते हैं जो मोस्टली अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो वो हमारे नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप अवे करते हैं। उस सब से हमें इसकी जो समझ लें मॉइस्चर को रिप्लेनिश करना है। इन्फ्लेमेशन से अगर पिगमेंट ज़्यादा बन रहा है तो उस पिगमेंट को हमने काम डाउन करना है। ठीक है। तो टॉपिकल मतलब आपको विटामिन के, कैफीन, अल्फा बिटिन, ये वो चीज़ें हैं जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। एंड अंडर आई भी हमें सनब्लॉक अप्लाई जो है वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। अगर डार्क हैं तो हमें अगर कंसीलर वगैरह यूज़ करने से पहले एक टिंटेड सनस्क्रीन अगर आप यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको विजिबल लाइट, जैसे आप कॉन्स्टेंटली आप लोग बैठे हुए हैं अपने मीडिया रूम्स में, तो यू हैव अ लॉट ऑफ लाइट, कैमरास की भी लाइट होती है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एक टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करना जिसमें आयरन ऑक्साइड हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये डॉक्टर साहिबा ने बता दिया कि अगर आपको वैसे लग रहा है कि मेकअप की वजह से ये आप वैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन को देख के आपके डार्क सर्कल किस टाइप के हैं, इनको ट्रीट किस तरह से करना है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ज़रूर आपने टाइमली अगर चले जाएंगे तो आपका मसला जो है वो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। स्किन केयर हमारे यहाँ जो लोगों ने समझ लिया ना कि डॉक्टर साहब तो हमेशा पूरे दिन की मैं स्किन केयर पूछती हूँ तो बताते हैं, लेकिन आपके पास क्या पड़ा होता है जी? एक स्क्रब है जिसको आप अच्छे से मुंह पे मल मल के, मोटा दानों वाला स्क्रब, जब आप कहते हैं अच्छा मेरी स्किन उससे नीट हो जाएगी, और थोड़ी देर के लिए आपको वो स्किन ऐसी लग भी रही होती है। तो हमने स्किन केयर में ये चीज़ें डॉक्टर साहब रखी होती हैं अक्सर कि आप एक मास्क लगा लें, स्क्रब कर लें, और उसके बाद आपको थोड़ी सी अपनी स्किन जो है ना वो फाइन लगेगी। अब तो ये चीज़ें रिप्लेस हो चुकी हैं, फिर भी लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो ज़ोर ज़ोर से जो स्क्रब करना है, क्या करता है हमारी स्किन के साथ? एक्चुअली स्क्रब करना नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। किस चीज़ से स्क्रब करते हैं, नंबर एक, और क्या आपको स्क्रब की ज़रूरत है भी कि नहीं है। अच्छा। हर स्किन को स्क्रब की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसी स्किन की कंडीशंस होती हैं जो ऑटोमेटिकली स्क्रब हो रही होती है स्किन, यानी स्किन इतनी ज़्यादा बन के ऊपर से समझ लें झड़ रही होती है कि वो ऑटोमेटिकली स्क्रब हो रही होती है और वो एक्जिमा कॉज कर रही होती है। उन लोगों को स्क्रब नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि वन साइज फिट्स ऑल हम करते हैं कि चूंकि स्क्रब एक लोग करते हैं तो मैंने भी वो करना है। वो आप डॉक्टर साहब मैंने तो मर्दों के सैलून्स में देखा है कि मतलब इतने बुरे तरीके से स्क्रब किया जा रहा है। मर्दों को तो ज्यादा रगड़ रगड़ के वही करेंगे ना पड़ते हैं, और थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाते हैं, स्किन चमकदार हो गई। हाँ जी, वो जो चमकदार होती है। अब हमने एक है स्क्रब के, आपने एक ही तरह के कोई भी आपने स्क्रबिंग मटेरियल लिया और वो मल दिया। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई ऐसा साइंटिफिक मेजर नहीं है कि कितना स्क्रब करना है। उसको हम अब उसी को हमने साइंटिफिकली तौर पे एक मशीन में लगा लिया और वहाँ पे उसी तरह के क्रिस्टल, लेकिन जो एक ही तरह के क्रिस्टल हैं उसमें हम उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं, उसका हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। यानी आपने रगड़ाई तो करनी है, लेकिन कितनी जोर से करनी है, कितनी देर तक के लिए करनी है और कितने प्रेशर से करनी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं माइक्रोडर्मेब्रेशन। ये बड़ा समझ लें पुराना चूंकि प्रोसीजर, लोग समझते हैं कि एवरीथिंग न्यू इज बेटर देन द ओल्ड वन। ये जरूरी नहीं होता। जो चीजें 40-50 साल से चल रही हैं उनमें भी रिफाइनमेंट आई है, लेकिन लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते। लोगों ने हाइड्रा फेशियल को उसके ऊपर प्रेफर कर दिया। मैं पर्सनली आज भी माइक्रोडर्मेब्रेशन को, चूंकि उसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक प्री डिफाइंड है कि कितने बारीक होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्क्रब तो आपने कर लिया, अगर आप अपने घर पे भी आपने करना हो तो डॉक्टर अगर आपको बता दे कि आपने स्क्रब करना है, कौन से वाला करना है, उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे मुख्तलिफ मौजूद होते हैं। लोग एक ही तरह का करते हैं और करना भी है कि नहीं करना। उससे क्या होता है कि आपकी जो ऊपर वाली जिल्द है, आप चाहे माइक्रोडर्म कह लें या स्क्रब कह लें, ये मेडिकल स्क्रब है, मेडिकली सुपरवाइज स्क्रबिंग है समझ लें। दूसरी जो आप अपने कर रहे होते हैं, अगर वो आपकी सही हो तो डेड लेयर जो उतरती है वो नीचे वाली लेयर को ये कुदरती तौर पे बायोफीडबैक मैकेनिज्म से वो नई लेयर अल्लाह में बनाने लग जाते हैं। तो ये जो पुराने ज़माने में उपटन था, स्क्रब्स थे, ये दूध में जो बेसन लगा लें आप, हाँ जी, जो दूध में लीमू डालते हैं तो वो बेसिकली लैक्टिक एसिड बन जाता है। उसी लैक्टिक एसिड को, चूँकि आपको नहीं पता कि कितने दूध में कितना लीमू डालें, कितना एसिड बनेगा, उससे काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है। उसी को अब अगर आप विटामिन सी का जो आप स्क्रब है या आपके कोई ऐसे सीरम्स हैं जो कि आपके एक्सफोलिएटिंग सीरम्स हैं, वो सिर्फ साइंटिफिकली हमें पता होता है कि इतनी देर के लिए इसको लगाएंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिस तरह मेंडालिक एसिड है, वो अगर ज़्यादा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मेंडीडर्म और इस तरह के मुख्तलिफ नेम से आती है, तो वो जो है अगर आपने मेंडीडर्म लगाई और मेंडालिक एसिड है वो, अब वो स्किन के लिए यूज़ होता है। हमें ये पता है कि अगर इसकी इतने % क्वांटिटी होगी तो हम कहते हैं लोगों को 2 घंटे से ज़्यादा ना हफ्ते में लगाएं। ठीक है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, फर्ज हम 5% होगा तो हम कहते हैं रोज़ाना लगा लें। तो ये आपका जो मॉलेज है वो देख के बता सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स के जो आपके ब्रांड्स एम्बेसडर्स खड़े होते हैं आपके मुख्तलिफ स्टॉल पे, अगर वो पढ़े लिखे हों तो वो भी बता सकते हैं। आजकल जो मशीन है वो बता सकती हैं कि अगर आपकी वहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने स्किन का एनालिसिस किया और पता चला कि पूरे का पूरा फेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है और डलनेस है, तो उसको आप स्क्रब देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसकी अगर ऑयलीनेस नहीं, स्किन पहले ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अगर अब आप इसका स्क्रब करेंगे तो मसला होगा। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा स्टेप मैंने हमेशा बताता हूँ बड़ा ज़रूरी है। आपने स्क्रब तो कर लिया, अब आपने उसको मॉइस्चराइज करना है और उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारी अल्ट्रा वायलेट लाइट है वह ना नज़र आने वाली लाइट है। फॉर गॉड से लोग समझते हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट मैंने जी ए और बी की में लगा रही हूँ जी। ए और बी आपको नज़र नहीं आती हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, आपको सिर्फ विजिबल लाइट नज़र आती है। जो इसके बाकी लाइटें आपको नज़र ही नहीं आती। हमारे जितने सन ब्लॉक्स हैं 90% जो पाकिस्तान में और बाहर भी बनते हैं वो बनते हैं अल्ट्रा वायलेट ए और बी।
तो उसके ऊपर पड़ा हुआ देखें कि क्या विजिबल लाइट प्रोटेक्शन, ये नज़र आने वाली लाइट को भी प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता। लोग ये समझते हैं कि मैं तो सारा दिन तो मैं बाहर ही नहीं जाती, मैं सन ब्लॉक नहीं लगाती। एक्चुअली जो घर की लाइट है, जो विजिबल लाइट है, ये वाली नज़र आने वाली लाइट है, ये भी आपकी रंग को डार्क भी करती है, आपकी छाइयों को भी डार्क करती है। तो सन ब्लॉक आपने एक्चुअली सन ब्लॉक इसीलिए मैंने कहना ही छोड़ दिया लाइट ब्लॉक, अब तो मैं लोगों को कहता हूँ कि लाइट ब्लॉक, ठीक है, विजिबल लाइट ब्लॉक, विजी ब्लॉक के नाम से अब हमने एक प्रपोज किया कि विजिबल ब्लॉक नाम रख देते हैं इसका, सही बात है। कि ये विजिबल लाइट प्रोटेक्शन जो है ये नया कॉन्सेप्ट है, 5-7 साल में पता चला है पिछले, कि विजिबल लाइट भी उतनी ही नुकसानदेह है हमारे रंग के लिए जितनी कि इनविजिबल लाइट है, नज़र ना आने वाली लाइट है। ठीक है। अब लोग समझते हैं कि अगर नज़र नहीं आती तो लाइट कैसे होती है। टेक्निकली हम जो साइंसदान हैं, ये डॉक्टर्स हैं, हम लाइट की वेव्स को जो नज़र ना आने वाली है, जिस तरह एक्सरे है उसको भी हम लाइट समझेंगे, जो आपका माइक्रोवेव वो भी लाइट है, वो आपको नज़र नहीं आती, वो तो नुकसानदेह थी ही थी। अब विजिबल लाइट प्रोटेक्शन का आपने सन ब्लॉक भी लगाना है। फिर आपकी जो रात की रूटीन है कि रात को आपने रेटिनॉल बेस्ड रेटिडर्म या कोई भी रेटिनॉल बेस्ड सीरम आप लगाएंगे जो आपकी रात को रिपेयर करेगा। जिस तरह सारा दिन की जो टूट फूट होती है ना, हमारी नींद हमें रिजुविनेट करती है, तो स्किन को क्या रिजुविनेट कर रहा है? सही। स्किन को रिजुविनेशन के लिए कुछ मॉलिक्यूल रात को चाहिए जो रात को लगे रहे हैं आपके 7 घंटे, जब आप सो रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं। सुबह के वक्त आप जब मॉइस्चराइज करेंगे, आपकी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आप PDRN और एक्सोसोम्स और ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी, और सन ब्लॉक के नीचे पहली लेयर उसकी लगेगी। मैंने कहा था 2 चीज़ें देखी गलती होती है कि एक तो लोग पहले सन ब्लॉक लगा लेते हैं, उसके ऊपर दवाइयाँ या पहले मॉइस्चराइजर पहले नहीं लगाना। अगर आपने सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा लिया है तो उसके थ्रू काफ़ी दफ़ा ये जो बाकी एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं जा सकते। तो पहले आप वो लगाएंगे, फ़र्ज़ करें अगर आपने अल्फा और बीटा पहले लगाना है, पहले आप वो लगाएंगे, उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और तीसरी लेयर आपकी लगेगी सन ब्लॉक की। ठीक हो गया। ये डॉक्टर साहब ने बता दी जी आपने स्किन की केयर क्या करनी है। बट डॉक्टर साहिबा, बरसात का मौसम कहते बड़ा ट्रिगर करता है आपकी स्किन को। वो ख़वातीन जो कि मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, वो ख़वातीन जो घर में किचन में ज़्यादा काम करती हैं, हम क्या बार बार ये इस तरह से मुंह साफ़ कर रहे होते हैं, दुपट्टे से मुंह साफ़ कर रहे होते हैं, स्किन पे रैशेज़ होना शुरू हो जाती हैं, हमारी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। फिर उस स्किन पे जब आप ये तमाम चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या नुकसान होता है? कुछ बरसात में आपको अपनी रूटीन चेंज करनी है? देखिए, बरसात बेसिकली तो ह्यूमिडिटी लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं ना। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे फेस पे ऑयलीनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है, थोड़ा ऑयलीनेस भी बढ़ गई है। और ज़ाहिर है जब हम काम कर रहे हैं तो हम अगर फ़र्ज़ करें अगर हमने कोई क्लीन टॉवल या क्लीन कॉटन हैंडकचीफ नहीं रखा हुआ मुंह साफ़ करने के लिए, तो जब हमारे कपड़ों पे तो धुआं भी, मतलब आपके चूल्हे पे से दुपट्टे से आप सब्ज़ी पका रहे हैं, जो चीज़ें उड़ रही हैं हमारे कपड़ों में, वो स्मेल भी जा रही होती है, और कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स भी उड़ के जा रहे होते हैं, मिर्चों वाले हाथ भी हो सकते हैं जो आपने फेस पे लगा लिए हैं। तो हमें बेसिकली तो चूल्हे के आगे एक जो इम्पोर्टेंट बात लोगों को जानने वाली है कि चूल्हे के आगे जाने से पहले भी हमें सन ब्लॉक अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो हीट है वो भी मेलानोसाइट्स को जो है वो ट्रिगर करता है। जैसे धूप करती है मेलानोसाइट्स को ट्रिगर, तो हीट बहुत ज़्यादा होगी, डायरेक्ट होगी, उसके फ्लेम्स होंगे, वो भी आपके मेलानोसाइट्स को ट्रिगर करेंगे और आपकी छाइयाँ वर्सन हो सकती हैं। इसलिए सनस्क्रीन लगाना घर में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए जितना कि बाहर जाते हुए है। और घर में बल्कि सारा दिन ख़वातीन अंदर बाहर हो रही हैं, चूल्हे का काम ज़्यादा कर रही हैं, तो 2 घंटे बाद सनस्क्रीन को रिपीट ज़रूर करें। प्लस अगर स्किन ऑयली है और फ़र्ज़ करें आप जैसे दिन में काम करके बाहर निकले हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना और ऑयल फेस पे आया हुआ है, तो एक दफ़ा उसको अपनी स्किन टाइप के सूटेबल जो फेस वॉश है उसके साथ वॉश कर लें, सनस्क्रीन लगा लें, अगर कोई मॉइस्चराइज़र या अपनी स्किन के मुताबिक जो आपको चीज़ उस वक्त यूज़ करने की ज़रूरत है वो होनी चाहिए। और आपको बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइज़र्स या हैवी मेकअप से आपको बरसात में और ऑयली सीज़न में जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वाटर बेस्ड चीज़ों के ऊपर आ जाएं जो कि मिलती हैं, बेस अपनी लाइट कर लें, पाउडर बेस्ड आप बेस यूज़ कर लें। घर में तो खैर हम इतना मेकअप नहीं करते, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम हद तक मेकअप फ्री स्किन जो है वो करें, कि कोशिश ये करें। और टिंटेड सन ब्लॉक जैसे जो आयरन ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन्स होती हैं, विजी ब्लॉक वगैरह जैसे डॉक्टर साहब बात करें, उनका फ़ायदा ये है कि आपने वो लगा लिया तो वो UV प्रोटेक्शन भी करेगी और आपकी विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्शन करेगी, तो आपकी चूल्हे की हीट जो गर्मी है आपकी विजिबल लाइट से उससे भी प्रोटेक्शन हो गई, प्लस आपका एक घर में भी फेस फ्रेश लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पास ना होम रेमेडीज़ बड़ी होती हैं, आप चलते फिरते रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर लें, आप फेस पे वो मुल्तानी मिट्टी में अक्सर लोगों को देखती हूँ, तो डॉक्टर साहब ये इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं अगर आप करते रहें? देखें,
इफ़ेक्टिव में हो सकती हैं, बिल्कुल हो ठीक है। सकती हैं। आपने जब मिट्टी लगी, अब ये पता नहीं ना उस मिट्टी में किस किस्म के जरासीम थे, किस किस्म के उसमें कोई ऐसे हार्श केमिकल थे, उसमें अगर रेत थी तो उसकी क्या तनासुब क्या था, उसमें अगर कोई रोड़े थे, कोई छोटे मोटे कोई कंकरियाँ थी, वो क्या थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि दुनिया वक्त के साथ साथ आगे जा रही है। बिल्कुल। अब अगर आप चाहें कि मैं रोज़ाना टांगे पे आऊँ घर से, तो आप आ तो सकती हैं और बिल्कुल आप ऐसे। पहुँच भी जाएंगी, बट वुड यू वांट टू डू दैट? तो आपने जब गाड़ी अल्लाह ने दी है तो फिर दोबारा वापस साइकिल पे या टांगे पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जहाज़ दिए तो आपके मैंने लाहौर से मैंने वहाँ पे घोड़े पे जाना है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो दुनिया जब आगे चल रही है तो हमने साइंटिफिक बेस्ड चीज़ों पे जाना है। इसके लिए लोग ये समझते हैं, और ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, और ये कुछ ऐसे क्वैक्स का दुनिया में जो कि होल्ड, देखें एक जो क्वैक होता है ना, उसकी इतनी ज़्यादा प्यारी ज़ुबान होती है कि सही कह रहे हैं आप आप। उससे फिसल जाते बिल्कुल हैं। ऐसे जो ही है। एक क्वैक आपको जाके बता रहा होता है कि दवाइयों के करीब ना जाओ, नेचुरल चीज़ों के करीब जाओ, तो आपके लिए एक पैगाम है। वो ये है कि जितनी भी आजकल नई दवाइयाँ आई हैं, फॉर गॉड से कि ये सारी नेचर से बनी हुई हैं। इंसान आज तक एक नया केमिकल नहीं बना सका। बिल्कुल। हम जो चीज़ें बनाते हैं, आपका लैक्टिक एसिड है, ये आपका दूध में आपने जो डाला था नींबू, उसी से बना। हमने सिर्फ उसको मेजर कर लिया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सही। डॉक्टरों ने नहीं किया, ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो करती है, और वो उस पर लाखों डॉलर वो लगाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उसके बाद आपको एक वो बॉटल में बंद कर दें। अब आप कहेंगे जी मैंने पैनाडॉल नहीं खानी, मैंने जड़ी बूटियों को कोई 10 किलो को पकाना है पूरी रात, और फिर सुबह के वक्त मैं एक दवाई की गोली खाऊंगा, तो उससे बेहतर आप पैनाडॉल खा लें। इसी तरह ये जो है मुल्तानी मिट्टी लगाना या कैसे करना, इसमें डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई वो है। आपने देखना है कि आप साइंटिफिक बुनियादों पे अपना इलाज करना चाहते हैं, सही। या वो बहुत पुराने तरीके से इलाज करना चाहते हैं। अगर पुराने तरीके से भी इलाज करना चाहें तो फिर या तो उसको चेक कराएं ठीक कि है। उसमें कोई जरासीम तो नहीं है, वो कितनी देर तक स्क्रब करना है, वो जो है कल को आप अब सीमेंट लगाने लग जाएंगे फेस पे, तो कोई डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप साइंटिफिकली इलाज करें, पढ़ें, अपने डॉक्टर से पूछें, साइंटिफिकली पूछें कि मेरी जिल्द पे जो मैं ये लगा रही हूँ ये कौन सी, उस दवाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, चैट जीपीटी से, और जो बाकी चीज़ें आप जब Exactly. शॉपिंग के लिए पूछ रहे होते हैं और बाकी मेकअप्स के लिए पूछ रहे होते हैं, सही तो इस बात है। चीज़ इसके लिए भी थोड़ा सा पढ़ लें। मैंने तो एक दिन ड्रेस अच्छा सा डिज़ाइन करने को कहा, एक मेरे पास ड्रेस था, मैंने इसको कहा जी इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से चेंज करके क्या खूबसूरत ड्रेस बना के दिखाया। मैं कहती हूँ डिज़ाइनर्स ने क्या बनाना है। तो आप आजकल हर कोई मशवरे ले रहा होता है, आप ज़रूर मशवरा लें, लेकिन जो कोई चीज़ का एक्सपर्ट है, स्किन का है, सबके पास आपको उस रेलिवेंट पर्सन के पास जाना है, क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस है जो वो आपको गाइड कर सकेगा। आपको देखते हुए, आपके फेस को देखते हुए, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए हर बंदे की एक अपनी डिमांड होती है। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट वे होता है। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आजकल ना एक ट्रेंड है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये नहीं करती हूँ, फ़िल्टर्स बड़े खूबसूरत होते हैं डॉक्टर साहब, और वो जब आप फ़िल्टर लगा के तस्वीर बनाते हैं और फिर आप जाके अपने डॉक्टर को दिखाते हैं मुझे ये वाला चेहरा चाहिए, या फिर आप किसी पर्सनालिटी को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। हमारी सीएम साहिबा को लोग इतना आइडियलाइज़ करते हैं, माशाल्लाह से शी इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल। और उनके बाद जो एकदम से एक पीक पे आया मरियम औरंगज़ेब साहिबा को लोग देख के हैरान हो गए, और फिर आप बड़ी अपनी इंडियन पसंदीदा एक्ट्रेस की ले आते हैं जी तस्वीरें। और अब हमारे बचपन में हमने बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी देखी जिनके अच्छे खासे डार्क कलर थे, अब वो इतनी गोरी हुई हैं। हम जाके अपने डॉक्टर को दिखाते हैं हमें ये वाला फेस चाहिए, हमें ये वाला फेस चाहिए। मरियम औरंगज़ेब हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? फिर लोग पूछते हैं ना, तो डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा चेंज भी आ जाता है? देखिए, एक चीज़ तो इस चीज़ से वादे होगी जो आपने अभी बयान फरमाया है कि खूबसूरती डज मैटर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट। हमारे यहाँ जो आजकल जेन जी जो है वो ये समझते हैं कि खूबसूरती इज़ वेरी वेन, ये फजूल सी बात है, आप सिर्फ दिखावे की बात करते हैं। एग्जैक्टली। मेरा भांजा जो है वो, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं इसलिए पब्लिकली बताता हूँ कि उसको जब वो बड़ा हो रहा था तो उसके मुंह पे, चेहरे पे सारे दाने निकले, और मैं कहता था यार तू अपना इलाज ही कर ले। उसने नहीं सोचा। अब वो इंग्लैंड गया तो उसको हर वक्त मामू याद आते हैं कि मामू अब आप मुझे बता दें कि मैंने क्यों इलाज, मैंने कहा तो अब क्यों? कहता है जब मैं जाता हूँ किसी इंटरव्यू के लिए, जब मैं पब्लिकली कहीं अपेयर होता हूँ, तो फॉर गॉड सेक इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। लोग इसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं लोगों के सामने कहूँगा कि मैं खूबसूरत दिखाई देना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। इट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। अल्लाह ने खूबसूरत चीज़ों को खुद अल्लाह सराहता है और लोग भी सराहते हैं, तो दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन।
लोग काफ़ी दफ़ा समझते हैं कि जी खूबसूरत होने का मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रावेजेंट हैं, आप फजूल खर्च हैं, आप दिखावा चाहते हैं। जी। इसका कतल ये मतलब नहीं है। खूबसूरत दिखाई देना हर एक का हक है और उसमें कोई इतने पैसे भी नहीं लगते और उसको आइडियलाइज़ करने में भी। लेकिन जब आप उसको ओवर आइडियलाइज़ करने लग जाते हैं, खूबसूरती का ये मतलब नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट भी होगा, कोई उतना दिल का भी अच्छा होगा, तो यस। इट कम्स एज अ पैकेज डील। जो हमारे यहाँ लड़कियां भी आते हैं ना काफ़ी दफ़ा, वो कहती हैं कि मैं अगर इस तरह की दिखाई देने लग जाऊँ तो शायद मैं दुनिया में सबसे कामयाब होंगी। वो दिखाई देना इज़ परफेक्टली फाइन विद इन नॉर्म्स। तो और उसको दिखाई देने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एक ही चेहरा, इसको हम प्रोफाइलोप्लास्टी का बोलते हैं कि जब आप साइड से देखें, अल्लाह ने ये तनासुब बनाए हैं। ये जितने आपके पुराने वैन गो और जितने भी आपके पेंटर्स थे बड़े बड़े, वो अगर आपका चेहरा खूबसूरत दिखाते थे ना किसी पेंटिंग में, वो एक साइंस है उसके पूरे पीछे कि कितना तनासुब आपके बड़े होंठ का छोटे होंठ, नीचे वाले ऊपर वाले होंठ से नीचे वाले होंठ का होना चाहिए। आपकी ठोड़ी जो है वो आपके नाक के मुकाबले में कितनी आगे आएगी। पहले ही हमारे पास सिर्फ सर्जरी का चीज़ें हो सकती थी। अब हमारे पास जब से नॉन सर्जिकल फिलर्स और इस तरह की चीज़ें आई हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, फैट ट्रांसफ़र, अब हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि फिलर्स कहते हैं ना आप साल में ख़त्म हो जाते हैं, हम फैट वहाँ से ले लेते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है और वो थोड़ा सा फैट हमें चाहिए होता है और हम वहाँ डाल देते हैं, बजाय इसके कि हम चिन के अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ डालें। आप ही का फैट थोड़ा सा चिन पे डाल के चिन को इम्प्रूव किया जा सकता ठीक है, है। आपके चीक बोन्स को हाई किया जा सकता है, आपके होंठों को तनासुब में लाया जा सकता है। ये जो आप देखते हैं ना काफ़ी दफ़ा बहुत ही ओवर डन फेसेस जो कि खौफनाक तरह आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो ओवर डन है। आपने अपनी 2 ख़वातीन का जिक्र किया, चाहे किसी भी डॉक्टर पार्टी साहब, से अब लोग आपके हों। पास भी कंफर्म लोग आके पूछते तो होंगे इन दो लोगों की खूबसूरती का राज। देखें, मतलब मेरे ख्याल इतना में लोग चाहते हैं कि सीएम साहिबा इतनी खूबसूरत लगती है तो हम क्यों नहीं लग सकते? देखें, चाहे किसी भी पार्टी से किसी का भी ताल्लुक हो, हाँ। अगर कोई खूबसूरत पहले की निस्बत ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। ऑब्वियसली। लेकिन उसके लिए अगर आपने उसको साइंटिफिक बुनियादों पे देखना है, आप ये छोड़ दें कि कोई सीएम है या जीएम है या पीएम है, उसको छोड़ दें। आप देखें कि अगर आप उसके चेहरे को, हम तो एज अ डॉक्टर एनालाइज करेंगे ना, एज अ कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट एनालाइज करेंगे, देखना ये होता है कि क्या वो अचीवेबल है, पुराने से नया चेहरा वहाँ तक खूबसूरती लाना अचीवेबल है, और क्या चीज़ें हैं जो मिनिमल सर्जरी से, मिनिमल इंटरप्शन से, आर्टिफिशियल लुक दिए बगैर कर सकें। तो उसका जवाब है बिल्कुल है। वो जो है वो आप फिलर से, नॉन सर्जिकल चीज़ों से, आजकल अद्वियात और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो हैं वो इतने अच्छे आ गए हैं कि बहुत हद तक चेहरे की एनहांसमेंट, ब्यूटी एनहांसमेंट जो है वो पॉसिबल है। चलें जी, इसके लिए तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो आप फिर जिस मर्जी की तस्वीर दिखाएं, आप उतना खूबसूरत दिख सकते हैं। ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा स्किन बड़ी अच्छी है और फैट नहीं है, बट ये डबल चिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम करती है। कुछ सेफ इसके लिए ट्रीटमेंट बता दें कि मतलब कोई आपको सर्जरी वगैरह भी ना करानी पड़े और आप सेफली जो है आप करा सकते। डबल चिन रिमूवल के लिए ना वी हैव अ लॉट ऑफ नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। एक बल्कि सबसे इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो बहुत छोटी सी, समझ लें उसे हम कहते तो सर्जरी ही है, लेकिन वो माइक्रो लाइपोसक्शन उसको बोलते हैं। 20 मिनट्स का प्रोसीजर है। तो हम हल्का सा यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा, आप समझ लें 1-2 मिलीमीटर्स का इंजेक्शन से एक सुराख सा बनाते हैं और लोकल एनेस्थीसिया लगा के आपके यहाँ से फैट को जो है ना वो विद इन 15-20 मिनट्स जो है वो सक कर लेते हैं। 3 दिन 72 आवर्स आप एक बैंडेज पहनेंगे तो वो आपकी जो स्किन है ना वो इलास्टिक रिकॉइल के साथ वो वापस लग जाती है। तो सबसे इफेक्टिव तो डबल चिन का जो ट्रीटमेंट है वो ये फेशियल माइक्रोलाइपोसक्शन है। और इसको रिपीट करना पड़ता है? नहीं, इसको यूजुअली जो है ना, यूजुअली इसको रिपीट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये इट्स वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव एंड अ रिलेटिवली मोर परमानेंट प्रोसीजर कि अगले आपके 8-10 साल अगर आपका वेट मेंटेन रहता है तो वो स्किन क्योंकि आपकी टाइट हो जाती है, कोलेजन बिल्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो वो आपको दोबारा डबल चिन उस तरह से नहीं बनती अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखते हैं तो। ठीक है। अच्छा, जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास बेशुमार इफेक्टिव ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हम यूज़ करके डबल चिन को बेहतर कर सकते हैं। उसमें हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, उसमें हमारी हाई इंटेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी या अल थेरेपी जिसको बोलते हैं, हाइफू बोलते हैं, वो आता है। एम फेस एक ट्रीटमेंट है वो आता है। हम आइनोटाइट या इन्वेसिव थोड़ी सी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो कर सकते हैं, एंडोलिफ्ट कर सकते हैं। इवन के जो माइक्रो नीडलिंग आरएफ है अगर उसको डीप की जाए तो उससे हम फैट को टारगेट कर सकते हैं। फैट फ्रीज
क्रायोलाइपोलिसिस जो है वो डबल चिन के लिए कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हैं जो कि हम कर सकते हैं। लेकिन देखें, एक बेसिक बात जो लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कुछ लोगों में डबल चिन मेनली इसलिए होती है कि उनका ओवरऑल BMI जो है वो ज़्यादा होता है, और वो ओवरऑल जो है फ़र्ज़ करें ओबीस नहीं भी हैं तो मॉडरेटली ओवरवेट होते हैं। तो अगर उनका मॉडरेटली ओवरवेट हैं तो ऑफ कोर्स जो उनकी डबल चिन है, अगर उनका फेस फुल है, उनका वज़न कम करने से जो है वो उनकी डबल चिन ऑफ कोर्स बेहतर होगी और फेस भी पतला होगा, तो उसमें स्लिमिंग लुक आएगी। जो आप CM साहिबा की और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात कर रहे थे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उनको देखें तो उनमें एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो आप आधा क्रेडिट उनकी एफर्ट को दें कि उन्होंने जो वेट लॉस जर्नीज अपनी की हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, जाहिर है वो हेल्दी हैबिट्स के साथ की होंगी ना, ऑब्वियसली। तो वज़न कम करने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है, और उसके बाद जो लटकती है स्किन या ढलकती है उसको आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज के साथ फिक्स कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, जाते जाते मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। बहुत जल्दबाज हैं लोग और रंग गोरा भी करना चाह रहे हैं, आप कहेंगे और जितनी दफ़ा मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछ लिया ना, अब तक तो मुझे मेरा रंग बहुत ही गोरा चिट्टा हो जाना चाहिए था कि मैंने कभी एक चीज़ पे भी नहीं अमल किया। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरा बार बार पूछने का मकसद ये होता है कि मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखा सकती हूँ, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है। जिस टाइम आपका शो ऑन एयर जाता है लोगों के सवाल ही होता है रंग गोरा करने के लिए कुछ बता दे, तो रंग गोरा करने के लिए कुछ बता दे, फिर मैं वाइंड अप करूँ। देखिए, रंग गोरा करने का अगर तो आपने घर पे रंग गोरा करना है तो चंद सीरम्स आप लगाना शुरू कर दें और सन ब्लॉक लगाना शुरू कर दें। ठीक है। ये सबसे आसान और सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। उसके लिए सुबह आप अगर जो है अल्फा आर्बिटिन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, आर्बिडर्म के नाम से और भी मुख्तलिफ नामों से आता है। दोपहर में आप अपना कोई भी आप एक्सोडर्म लगा सकते हैं, एक्सोसोम लगा सकते हैं, और रात के वक्त आप अपना रेटिडर्म या रेटिनॉल सीरम को लगाएंगे। ओके। ये, और सुबह के वक्त जब भी आप लगाएंगे उसके ऊपर आप अपना सन ब्लॉक लगाएंगे। ठीक है। ये सबसे आसान, सबसे सस्ता और सेफ तरीका है। ओके। इसके बाद अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और दिल पे पत्थर रख के थोड़ी सी फीस दे के उससे मशवरा करेंगे कि क्या मुझे कुछ वहाँ पे इन हाउस ट्रीटमेंट या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं है। और आप उसमें माइक्रोडर्माब्रेजन बड़ा सस्ता सा ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे। इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी एक ट्रीटमेंट सारी उम्र नहीं करना, क्योंकि जल्द थक जाती है वो ट्रीटमेंट समझ कर करके, उसके एक टैकीफाइलैक्सिस उसको बोलते हैं कि वो काम करनी दवाई बंद कर देती है। तो वो आप हर 3-4 महीने के बाद हम उसकी रूटीन चेंज कर देते हैं ताकि आपकी जल्द का ग्लो और स्किन टोन बेहतर हो। आपका अगर कलर भी साफ हो लेकिन स्किन टोन और उसकी ग्लो होना जो है वो आपका आधा समझ लें सफ़र तय कर देता। चलें जी, आपको आसान तरीका बता दिया, बहुत सेफ तरीका बता दिया, और ये अच्छा तरीका अगर आप अपनी स्किन को खूबसूरत, अपने रंग को गोरा करना चाह रहे हैं, स्किन को चमकदार करना चाह रहे हैं, आपकी स्किन फ्रेश होगी, चमकदार होगी, तो वो मेरे ख्याल से वो गोरे रंग से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।